So hello my dear students, welcome to my classes. So today I am going to teach you the new chapter which is pair of linear equation in two variables for class 10th, chapter number 3. So let's start the chapter. Let's see what is in this chapter. You very well know about the variables and the constant. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि variables क्या होता है, constants क्या होते हैं. फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं कि variables क्या होते हैं और constant क्या होते हैं. Variables वो होते हैं जो क्या इक्वेशन पे डिपेंड करे, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, वो हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि x, y, z, s, t, u, जितने भी आपके अल्फाबेट आप कुछ भी लिख कर लीजिए a, b, तो ये आपके क्या है वेरिएबल्स हैं. अब ये वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि ये वेरी कर रहे हैं. कि देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है 3x + 2 = 0, तो आप यहां पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको -2/3 मिल जाएगा ट्रांसपोज करके. लेकिन अगर सपोज एक इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई यहां भी x है, यहां पे जो x की वैल्यू आ रही है अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगी. तो देखिए x क्या करने लगा, वो वेरी करने लगा. x फिक्स नहीं है. ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2/3 आ गई, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 आ गई. दैट मींस ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. तो अभी हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या वेरिएबल है. अच्छा चलिए, अभी आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट्स की. तो कांस्टेंट्स क्या मैं बोलूंगा, कांस्टेंट्स क्या होंगे. वीडियो कभी कभी अटक जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. होता है कभी कभी वीडियो में आ रही है, आवाज बराबर आ रही होती है लेकिन वो फ्लक्चुएशन होता है, पता नहीं क्यों. मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया. तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स वो होते हैं जो कहीं भी हो उनकी वैल्यू वही रहेगी. वो किसी भी इक्वेशन में हो, कहीं भी रखे हो, वो अर्थ पे भी होंगे तो भी उनकी वही वैल्यू, वो मून पे भी होंगे तो भी उनकी वही वैल्यू. सपोज कोई नंबर ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए. ठीक है, 5 अगर है, कहाँ है, अर्थ पे है तो भी वो 5 ही है, मून पे है तो भी वो 5 है, इंडिया में है तो भी वो 5 ही है, और कहीं और किसी कंट्री में चला है तो भी 5 है. तो मतलब ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है या प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. तो दैट मीन्स ये हमारे क्या है, कांस्टेंट्स है. तो कांस्टेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर्स हो सकता है. पक्का. तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गया वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को लेके कि व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट आर कांस्टेंट्स. सो नाउ मूव ऑन टू द इक्वेशंस. ठीक है, अब क्लास 10th लेवल पे अगर मैं इक्वेशंस को डिस्कस करने लगूं तो फिर बहुत ही खराब होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं अगर ये बताना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ मुझे बताना चाहिए. लेकिन फिर भी एक सिंपल सा वर्ड है कि जहां भी कभी आपको इक्वलिटी का साइन दिखे, किसका साइन दिखे, इक्वलिटी का साइन दिखे, किसका साइन दिखे, इक्वलिटी का साइन दिखे, तो आप बोलिए कि ये क्या है, हमारी इक्वेशन है. हाँ, वो बात ठीक है कि वो डिपेंड करेगा कि भैया वो कौन सी टाइप की, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि अभी कौन सी, वो अभी हमारा मैटर नहीं, उस पर आते हैं. अभी इक्वेशन अगर जज कर रहा हूं तो भैया इक्वेशन क्या है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इक्वलिटी का साइन देखना पड़ेगा. और क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या एलएचएस और आरएचएस हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि अब ऐसा कहीं लिखा हो वो आप बोले कि सर ये भी तो इक्वेशन है, तो मैं इसको इक्वेशन नहीं बोलूंगा, इसे पॉलिनोमियल बोलूंगा. ठीक है, इससे या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूं, इससे मैं इक्वेशन नहीं बोलूंगा. इसका मतलब ये नहीं कि इक्वलिटी का साइन, इक्वलिटी का साइन हो लेकिन आपके दोनों में से कोई एक साइड या तो फिर 0 दिखे या फिर दोनों साइड कुछ ऐसा दिखे, ऐसा दिखे देखिए, या फिर कुछ ऐसा हो, ये कुछ टाइप का होता है, तो मैं इसे इक्वेशन बोलूंगा, इसे इक्वेशन नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो एक बात क्लियर हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए. बैलेंसिंग को लेकर थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिएगा तो वहां से और अच्छे से इक्वलिटी वर्ड से समझ में आ जाएगा. आप अच्छे समझदार हैं आप. अब बात आती है लीनियर को लेके. लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का सिंपल सा मतलब है कि वेरिएबल की जो डिग्री हो ना, जो वेरिएबल की जो पावर हो ना, वो क्या हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो, 1 हो. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 3x + 5 = 3, क्या ये लीनियर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लीनियर है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पावर क्या है, 1 है. पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर है. तो अच्छा, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल पढ़ लिया, 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़ा. अब देखिए जैसे कि एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल आपका y हो सकता है या फिर z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब वेरिएबल होगा दूसरा. सपोज कीजिए ये कुछ ऐसे लिखा है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल.
ये आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन कैसे है। पहले मैं बात करूंगा कि इक्वेशन कैसे क्योंकि मुझे इक्वलिटी का साइन दिख रहा है इसलिए इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक्स और वाई दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 1 है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ लीनियर है। फिर वो बोल रहा हूँ 2 वेरिएबल, बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो हमें ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ये 2 वेरिएबल है। अच्छा, अब बात आती हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। वर्ड जो पेयर है ना उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब सीधा है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन पहली या फर्स्ट या कुछ भी इक्वेशन एक दी हुई है, अगर उसमें वेरिएबल एक्स और वाई है तो ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है आपको 110% होना चाहिए कि सेकेंड वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हो वो एक्स और वाई हो। ऐसा ना हो कि सेकेंड वाली इक्वेशन में वेरिएबल्स ही चेंज हो गए, तो आप उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली फॉर्म में नहीं रखेंगे, उसे फिर आप कुछ और बोलिए। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में अगर ये इक्वेशन एक दी हुई है और सपोज करिए दूसरी इक्वेशन ये कुछ ऐसे दी है, ये दूसरी इक्वेशन दी है, तो दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, बहुत बेहतर चीज कॉमन है। वो क्या है? हमारे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, वो कॉमन होने चाहिए। वेरिएबल्स हमारे क्या है? कॉमन। तभी हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पक्का? मतलब हमें जो पढ़ना है हमें इसके बारे में। पक्का? क्लियर? तो मुझे लगता है यहां तक जो मोटी मोटी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब मैं चलता हूं जनरल फॉर्म्स को लेके कि आपने जनरल फॉर्म्स कैसे पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को लेके। तो मैं जनरल फॉर्म डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं मेथड्स बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज देखते रहे वीडियो। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे कि इनकी जनरल फॉर्म्स क्या होंगी। अभी मैं जनरल फॉर्म पे आ गया हूं। मैं जनरल फॉर्म बताता हूं आपको क्या क्या होती है। क्लास 8 से जो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, वहां से लेके चलता हूं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्लास 10 पे आ रहा हूं, मैं क्लास 8 से उठाता हूं पूरी जनरल फॉर्म कैसे कैसे होती है। उसके बाद आपको बेहतर तरीके से क्लास 10 वाली भी आ जाएगी, आपको समझ आएगी। देखिए जनरल फॉर्म का रोल बहुत ज्यादा है। विदाउट जनरल फॉर्म आप ये सोचिए चलिए कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे आप, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जनरल फॉर्म अगर समझ में आ गई तो बहुत सारे कंफ्यूजन जाएंगे, पहली बात तो। दूसरी चीज, हर एक चीज इतनी अच्छे से समझ में आने वाली है ना फिर इस चैप्टर में कि आप भी कहेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर के बिना मुझे लगता है आगे कुछ मैथमेटिक्स में होने वाला है अभी। ठीक है, मैंने कैसे कैसे किया था अभी 2-3 चैप्टर्स मैंने मर्ज करके पढ़ा लिए, तो ये प्रॉब्लम होता था लोगों को, मैंने बोला। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद सब कुछ ले, लेकिन हाँ प्लीज जनरल फॉर्म को इग्नोर मत कीजिएगा। आप सोचते हैं कि कुछ होता नहीं है इसमें, क्या है, तो बस आप तो बस जो एक्सरसाइज होती है ना उस पर डिपेंड होते हैं कि मैं रट लूं बस मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्लास 10 पास हो जाएंगे, 11 12 में प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज देख के चलिए। तो देखिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, इसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी। आप देखते थे कभी भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आपको हमेशा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिले, 3x = 5 वाले, क्लास 8 थोड़ी सी रिकॉल कीजिए, या फिर कुछ ऐसे मिले, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिला करते थे। तो आप वहां देखा करते थे कि मेरे पास एक वेरिएबल होता था, वेरिएबल के साथ एक कोएफिशिएंट होता था, वेरिएबल के कोएफिशिएंट साथ मल्टीप्लाई नहीं होता था तो हम उसको 1 लेते थे, अगर नहीं दिया तो ऑब्वियस बात है 1। और साथ क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो आप देखते थे और आपको कुछ नहीं मिलता था, और आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गए, जी नहीं। आप क्या करिए, 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -9 हो जाएगा = 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको देखिए ये आ जाएगा। तो वो आफ्टर ऑल एक ही कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, अच्छा आप भी सोच रहे होंगे सर मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो, अभी आपके पास तो 2 है, तो भाई साहब ये ऐड हो सकता है, 5x + 3x क्या हो सकता है, 8x हो सकता है। तो अभी भी आपके पास एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल का एक ही कोएफिशिएंट होगा और एक ही कांस्टेंट होगा। तो आप इस चीज थोड़ा सा बचिए, ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। तो प्लीज ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मैंने एक फॉर्म आपको बहुत सिंपल से बताया कि 3x + 5 = 0 था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल थी। तो आप x क्या है, आपका वेरिएबल है तो x होना चाहिए जनरल फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात होना चाहिए। अब ये देखिए
अब मैं x को लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वेरिएबल जो मेरा x है आपको हो सकता है वो y हो z हो कुछ भी हो, ठीक है। अब ये क्या है x का क्या है, ये कोफिशिएंट है, 3 क्या है कोफिशिएंट है, तो जो कोफिशिएंट है वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसे क्या मान रहा हूँ a, ठीक है। a मेरा क्या कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ये मेरा क्या है x का कोफिशिएंट है, और जो मेरा 5 है वो भी मेरा कुछ हो सकता है, तो प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। किसकी जनरल फॉर्म हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ a और b क्या होंगे हमारे, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स एनी रियल नंबर्स। क्या a इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखो कि a डज नॉट इक्वल टू 0। वाई डज नॉट इक्वल टू 0, उसका कारण है कि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 चला जाएगा। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो क्या इसमें कहीं भी वेरिएबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब वेरिएबल नहीं मिलेगा तो आप क्या बोल पाओगे कि लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। जब आप ये बोल ही नहीं पाओगे तो फिर क्या करेंगे इस फॉर्म को, और क्या करेंगे सॉल्व करके। तो उस हिसाब से a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। अब बात आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। भाई साहब ये वन वेरिएबल था तो a इंटू एक्स प्लस बी कर दिए थे, अब दो वेरिएबल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये मत सोचिएगा कहीं कहीं कांस्टेंट नहीं होता है, तो आप नहीं है तो कांस्टेंट मत 0, खत्म। सपोज कीजिए आपके पास ये लिखा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, आप बोले सर इसमें c तो है ही नहीं, तो लो ना मैं निकाल देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। 0 ऐड करने से कुछ हो जाएगा या 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, c तो हमारा 0 हो जाएगा, पक्का। तो ये किसके लिए होगी, टू वेरिएबल। देखिए दो वेरिएबल मिल रहे हैं x और y, कांस्टेंट नहीं मिल रहा, कांस्टेंट होगा जरूर, ठीक है, नहीं होगा तो उसको 0 लेट कर लेंगे, ऐसा मैंने बता दिया। ये किसकी फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म, किसकी जनरल फॉर्म होगा, ये टू वेरिएबल्स की होगी। अभी आपको यहां भी बगल में दिख जाएगा कि a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, पक्का, क्लियर। अच्छा, अब जो हमारे लिए इस समय जो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा बेसिक हो गया, ये हमारा क्लास 8 हो गया, हमारा क्लास 9 हो गया। 10th में जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, पेयर को लेकर है, वो हमारा क्या है, पेयर को लेकर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं चीजें समझाने के लिए। थोड़ी सी चीजें चलिए, तो मैं इधर लिखता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर की बात कर रहे हैं, अभी आप इस वर्ड को भूल जाओ, पेयर को भूल जाओ। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या थी सर, ये थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने बताया था। ये कब थी, जब आपके पास एक इक्वेशन थी। कब थी, जब आपके पास एक इक्वेशन थी। पेयर का क्या मतलब है, जोड़े में होना चाहिए, मतलब कि दूसरी एक इक्वेशन और होनी चाहिए। तो वो भी किस फॉर्म में होगी, वो भी इसी फॉर्म में होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि उसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो फिर पेयर वाली फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर अभी तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये भी, तो ठीक है, दो इक्वेशंस थे तो कोई बात नहीं, इसको 1 दे दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये दिखाने लगा ये किसके लिए है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज लिखने रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। ये देखिए 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी हमारा 1 होगा, क्योंकि ये किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये रहा हमारा a2 b2 और ये हमारा c2, ये हमारी किसके लिए होगी, सेकेंड वाली इक्वेशन की होगी। तो ये हमारी क्या हो गई, जनरल फॉर्म्स हो गई, किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लेके। तो ये रहे हमारे a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि a1 b1 एंड a2 b2 वो हमारे 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसके भी आपको कुछ कारण पता है कि अगर a1 a2 या b1 b2 अगर 0 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली फॉर्म नहीं बचती है। इसलिए हम बोलेंगे कि a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, पक्का, क्लियर है।
कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए अभी कुछ। तो चलिए, अभी आपको जनरल फॉर्म सिखा दिए मैंने कि जनरल फॉर्म कैसे होती है, क्या बनती है, क्या नहीं बनती। इसका बहुत यूज होने वाला है, बाद में आपको भी कंपेयरिंग पे आएंगे तो अच्छे समझ में आएंगे। एक दो क्वेश्चन जैसे लग जाएंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब चलते हैं कि अब ये तो आ गए, फॉर्म आ गई, क्वेश्चन आ गए, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होंगे ना, तो मेथड्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या मेथड्स है, कौन कौन से मेथड की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, उनकी बात होगी। मेथड्स सिखाऊंगा नहीं कि मैं कैसे मेथड्स हैं, बस मैं मेथड्स के नाम बताने वाला हूँ और किस एक्सरसाइज में उस मेथड का यूज है मैं वो बताने वाला हूँ। मेथड्स में तब सिखाऊंगा जब मैं एक्सरसाइजेस पढ़ाऊंगा उसके एक दिन पहले, ठीक है। सो चलते हैं मेथड्स। सो मेथड्स क्या आ गए, मेथड्स देखते हैं हमारे क्या क्या हैं। तो पहले तो व्यवस्था पूरी बना ली है, गिर गया मैं। तो मेथड्स जो जनरली है हमारे पास वो दो टाइप्स के हैं। पहला जो मेथड आता है वो हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके बारे में ना आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है, लेकिन वो एक इक्वेशन के लिए सीखा था। अगर आप बोले सर दो इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करना है कि आपको ऐसे बना लेना पड़ता था बॉक्स यूं करके, ये x और y, एक बार x1 रखा तो y कुछ मिलता था, फिर x2 रखा तो y कुछ मिलता था। यही काम आपको दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए आप करते थे। तो ये वही चीज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कुछ भी नया नहीं है। तो दो मेथड्स हैं, पहला ग्राफिकल हो गया, जो सेकंड वन है वो बहुत अच्छा मेथड है, मैं उस पर बहुत ज्यादा बात करूंगा, वो है एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन मेथड या एल्जेब्रिक मेथड की एल्जेब्रा के थ्रू कैसे करेंगे, एल्जेब्रिकली थ्रू कैसे करेंगे, ये एक मेथड है। एक आपका है ग्राफिकल, एक आपका एल्जेब्रिकली। अब ये जो मेथड है एल्जेब्रिकली, ये फर्दर बाइफिकेट होगा 4 पार्ट्स में, ठीक है। इसके छोटे छोटे भाई हैं, 4 भाई हैं, फिर वो अलग आ जाते हैं। तो अब ये जो है वो अलग अलग डिवाइड होते हैं भाई साहब कि 4 पार्ट हैं। इसमें कोई पार्ट नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाता है। इनका यही काम है कि भैया पॉइंट्स लो, पता कर लो, उसके बाद इधर एक्स वाई ले लो, हाँ, और लाइन ऐसे लो, ड्रॉ कर लो, जो भी हो, इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो या पैरेलल हो, वो कैसी भी लाइंस हो वो आप समझ लो, ठीक है। ये इनका यही काम खत्म हो जाता है। इनके पास जो है, इनके पास 4 वेज हैं एल्जेब्रिकली। आप जैसे बोल दिया कि एल्जेब्रिकली सॉल्व करिए तो आपको बहुत इजीली, आपको कुछ सोचना नहीं, आपको जो भी आता हो मेथड आप उससे सॉल्व करके खत्म कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं बोलता है कि एल्जेब्रिकली नहीं सॉल्व कीजिए, आप सिर्फ सॉल्व कीजिए, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्राफिकली जाना चाहते हैं कि एल्जेब्रिकली जाना चाहते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एल्जेब्रिकली जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोर ज्यादा परफेक्ट है ये इस क्वेश्चन को, और बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो अभी एल्जेब्रिकली में मेथड्स की मैं बात करूं तो पहला जो मेथड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड और आता है एलिमिनेशन मेथड। ये तो मतलब ये मान के चलिए कि रामबाण है इसके लिए, एलिमिनेशन मेथड। तो 2 मेथड्स मैंने बात की, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब एक और मेथड है, इसको हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मैं थोड़ा सा भी नाम में अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये 3 मेथड्स हो गए, 1 2 3, ठीक है। अब जो 4th मेथड है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब टैप वाले क्वेश्चन या बोट वाले क्वेश्चन या फिर आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको 4th वाले मेथड की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड। इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड। अब देखिए ऐसा कोई मेथड नहीं है, मैं अगर डायरेक्टली बोलूं तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। बस ये क्या करेगा कि आपकी जो इक्वेशन होगी ना 1/x प्लस 1/y कुछ फॉर्म करके इसको कुछ इस फॉर्म में बना देगा वो, कि 1/x को आप a लेट कर लेंगे तो a हो जाएगी, 1/y को b लेट कर लेंगे तो ये a प्लस b, कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बना देगा। फिर आपको इस इक्वेशन को, a और b वाली इक्वेशन को सॉल्व इन 3 में से कोई एक मेथड्स आपको करना पड़ेगा, कि जैसे जो भी आप लगाना चाहें। फिर उसके बाद जब आप a b की वैल्यू निकालेंगे फिर आप एसएचएस में जाके रखेंगे। तो खैर जब वो आएगा तो उस पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैं इनडायरेक्टली बस ये बोलना चाहता हूं कि रिड्यूसिबल मेथड जो है वो टोटली डिपेंड करता है ऊपर के 3 में से किसी एक पे भी जो आपको आना चाहिए बेस्ट तरीके से, उस पर डिपेंड करता है। वो कहीं भी नहीं बोलेगा, मेंशन नहीं करेगा कि रिड्यूसिबल मेथड से लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे होते हैं ना
कि जहां पे आप ना चाहते हुए भी आपको ये मेथड पहले अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इन तीनों में से किसका यूज करते हैं। अब मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको कौन सा अच्छा समझ में आएगा, ये डिपेंड होगा जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको वो समझ में आएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि लोग बोलते हैं सर क्या पेपर में बोलेगा कि बकायदा आप इसी मेथड से करें? बिल्कुल बोलेगा। 90% केसेस में बोलता है वो कि आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें। कभी कभी नहीं बोलता। 4 मार्क्स का पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं बोलेगा आपसे कि आप इस मेथड से सॉल्व करिए, आपको बोलेगा सिर्फ सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। हाँ, बेसिक्स जो लेंगे मैथ बेसिक उनको स्पेसिफाई वो कर सकते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या फिर आपका क्या लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, क्योंकि उनको मार्क्स बांटने होते हैं। तो वहां थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपको यहाँ इसमें मैथड्स स्पेसिफाई करें, बट स्टैंडर्ड के लिए आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ पूछेगा भी। मुझे नहीं लगता, फिलहाल मेरे अभी आज तक के करियर में मुझे नहीं दिखा ऐसा कुछ स्पेसिफाई करेगा कि नहीं आप करो, और करेगा भी तो आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो अच्छा, अब बात की जाए कि अभी आने वाले चैप्टर्स में क्या है, नंबर एक्सरसाइज में क्या है। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड्स की जो बात चलेगी वो आपको एक्सरसाइज 3.2 में मिल जाएगा सब कुछ। 3.2 में और भी बहुत कुछ है, जो नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे तो वो 3.2 में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आपका 3.3 में है। टैग 3.3 आपकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। इसी तरह एलिमिनेशन मेथड आपकी 3.4 पे है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5, डिविजिबल मेथड 3.6। अब आप बोल रहे होंगे सर 3.1 का डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है। तो 3.1 जो है वो आपकी क्या है, आपने इक्वेशन फॉर्म करना सिखाया जाएगा। इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाए बाय वर्ड प्रॉब्लम, जो अभी ना शब्दों वाली जो पूरी कहानी पढ़ते हैं कि राम ने श्याम को मारा, श्याम ने राम को मारा, फिर राम श्याम से 7 साल बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, ऐसा कर करके पूरी जो कहानी बनी होती उससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो वो जो है वो हमारी क्या है 3.1 में गिने चुने 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, आप सीख जाएंगे उसी में। फिर उसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सब एक एक मेथड है। जहां ये कहानी 3.6 पे खत्म होगी, ये मेरी गारंटी, आपको सब कुछ आने लगेगा। फिर उसके बाद इसको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट को लेके, या फिर एडिशनल की वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट लोग समझ रहे हैं कि लोगों को पका पकाया खाने की आदत है, स्पून फिटिंग की आदत पड़ी हुई है, तो करना पड़ता है, तो वो किया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो प्लीज अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया हो, क्योंकि अभी तो ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था। तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, कब आपको पता चलेगा कि बिना सॉल्व किए ही आप बोल देंगे कि इसके एक सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, या इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आप बस देखते हुए मुझे बता देंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है, उसका क्या मेथड है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके फॉर्मूले हैं, या फिर किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं, या फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा वो वाला, अगर इस पे करते हैं तो फिर ऑलमोस्ट 1 आवर चले जाएंगे, तो अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। फिर अपना मोबाइल ही बहुत आउटडेटेड हो चुका, खराब हो जाता है बीच बीच में। अभी बना के रखा था एक बार तो पूरा क्रैश हो गया, फिर से बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो आई थिंक ये मेरा 3rd टाइम होगा ये, क्योंकि 2 बार तो ऐसे ही हो गया। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।